हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज का एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज, जिसे शॉर्ट में AIDA भी कहा जाता है। इस वर्चुअल क्लास के इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है कि इस क्लास के बाद में आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान किए जाने वाले इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज का एनालिसिस के बारे में समझा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज या AIDA। यह मेथड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का एक्सटेंशन है, यानी उसी का ये विस्तार है। इस मेथड का प्रयोग मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस से प्राप्त सॉल्यूशंस या ऑप्शंस के कंपेटिबल सेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की वर्चुअल क्लास को देख सकते हैं। इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज के एनालिसिस में हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस से जो प्राप्त सॉल्यूशंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस हमें मिले उसमें हम चेक करते हैं कि कौन से कंपेटिबल रहेंगे और कौन से फिजिबल रहेंगे। यानी कि इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी ऐड करेंगे। तो उन्हें समझते हैं। AIDA एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रॉब्लम से जुड़े डिसीजन एरियाज को फाइंड आउट किया जाता है और प्रत्येक डिसीजन एरियाज में उपलब्ध ऑप्शंस, सॉल्यूशंस के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया जाता है और फिर कंपेटिबल सेट्स को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट किया जाता है। यहाँ डिसीजन एरियाज उस प्रॉब्लम से जुड़े पैरामीटर्स या फंक्शंस हैं जिन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के दौरान पढ़ा था। तो इसमें उनको फाइंड आउट किया जाता है और फिर उस डिसीजन एरिया से जुड़े जो भी ऑप्शंस या सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया जाता है और फिर जो भी कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं उनमें से कंपेटिबल सेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है। AIDA का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब उपलब्ध ऑप्शंस या सॉल्यूशंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने पर या चूज कर लेने पर दूसरे ऑप्शन का सिलेक्शन प्रभावित होता है। यानी जब ऑप्शंस और सॉल्यूशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हो या इंटरडिपेंडेंट हो, तो ऐसी स्थिति में ही हम AIDA का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इंडिपेंडेंट होते हैं तब AIDA की जरूरत नहीं पड़ती। उस स्थिति में जब ऑप्शंस या सॉल्यूशंस आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो एक ऑप्शन को किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरे पैरामीटर से रिलेटेड ऑप्शन का सिलेक्शन प्रभावित हो जाएगा। हम हो सकता है दूसरे पैरामीटर से रिलेटेड ऑप्शन को या सॉल्यूशन को सिलेक्ट न कर पाए। तो ऐसी स्थितियों को फाइंड आउट करने के लिए AIDA का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम उन कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी जो इनकम्पेटिबल होते हैं या इनफिजिबल होते हैं। और हम ऐसा इसलिए करते हैं, आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें एलिमिनेट कर पाए। AIDA में हम कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स या कंपेटिबिलिटी टेबल बनाते हैं जिसमें कंपेटिबिलिटी को 1 से डिनोट करते हैं और इनकम्पेटिबिलिटी यानी इनफिजिबिलिटी को हम 0 से डिनोट करते हैं। कंपेटिबिलिटी किन्हीं दो पैरामीटर्स के सॉल्यूशंस के बीच में रिलेशन है। अगर किन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन कंपेटिबल है तो हम 1 से डिनोट कर देंगे, अगर इनकम्पेटिबल है, इनफिजिबल है तो हम उसे 0 से डिनोट कर देंगे। क्योंकि एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का ही एक एक्सटेंशन है, तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में हमने स्टेप्स देखे थे कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना है उसे फॉर्मुलेट करना, जैसे न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन। उसके बाद में हम दूसरा स्टेप करते हैं कि सभी डायमेंशंस या पैरामीटर्स या जो डिसीजन एरियाज हैं उनसे जुड़े संबंधित सॉल्यूशंस, ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं।
देन तीसरे स्टेप में मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक्स या मॉर्फोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं और फिर उस मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑप्शंस को क्रिएट करते हैं और जो कॉम्बिनेशंस हमारे पास आए हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और बेस्ट ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, इससे संबंधित वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि AIDA किस तरह किया जाता है। एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज के स्टेप्स हैं। जिस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाना है उसे फॉर्मुलेट करना, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन। उसके बाद में सभी डायमेंशंस, पैरामीटर्स या डिसीजन एरियाज को फाइंड आउट करना और उनसे संबंधित जो भी सॉल्यूशंस या ऑप्शन हो सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। देन मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक्स बनाना। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि डिसीजन एरियाज का आइडेंटिफिकेशन और उनसे संबंधित सॉल्यूशंस का आइडेंटिफिकेशन, ये इस मेथड को जो कर रहा है उसके एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज पर निर्भर करता है। तो ये 3 स्टेप्स मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के हैं। उसके बाद में हम कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स या टेबल बनाते हैं। देन सभी सॉल्यूशंस या ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस के सेट्स को लिस्ट करते हैं। देन उनमें से कंपैटिबल सेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह इन स्टेप्स के द्वारा AIDA किया जाता है। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से कि AIDA किस तरह किया जाता है। एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम है डेवलपमेंट ऑफ हैंड हेल्ड इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पेन, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो आप जानते होंगे कि हैंड हेल्ड इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे निब वाले हो या बॉल पॉइंट वाले। इसका एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया क्योंकि यह बहुत ही आसान है और एग्जाम में आप इसे इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड डिसीजन एरियाज या पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इंक ट्रांसफर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इंस्ट्रूमेंट से पेपर तक कैसे इंक का ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा डिसीजन एरिया आइडेंटिफाई किया इंक रिप्लेनिशमेंट, यानी जब इंक खत्म हो जाएगी तब हम इंक को कैसे रिफिल करेंगे। देन तीसरा डिसीजन एरिया आइडेंटिफाई किया गया प्रोटेक्शन, कि जब आप इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो उस समय इंक के ट्रांसफर को कैसे रोका जाएगा, कैसे उसे प्रिवेंट किया जाएगा। देन चौथा डिसीजन एरिया या पैरामीटर आइडेंटिफाई किया गया पॉकेट पोजीशन, कि इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पेन को पॉकेट में हेल्ड करने के लिए किस तरह की पोजीशन चूज की जा सकती है। अब इन पैरामीटर से संबंधित सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया गया कि इंक ट्रांसफर हम निब या बॉल पॉइंट के द्वारा कर सकते हैं। इंक रिप्लेनिशमेंट हम सक्शन रिफिल के द्वारा या रिप्लेसेबल रिजर्वर के थ्रू कर सकते हैं। प्रोटेक्शन रिप्लेसेबल कवर या रिट्रैक्टेबल पॉइंट्स के द्वारा कर सकते हैं। पॉकेट पोजीशन पॉइंट अप कर सकते हैं या पॉइंट डाउन करके कर सकते हैं। जब हमने पैरामीटर्स या डिसीजन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद में हम मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें पैरामीटर्स को हमने रोज में लिखा है, वहीं सॉल्यूशंस को हमने कॉलम वाइज लिखा है। तो इंक ट्रांसफर, निब एंड बॉल पॉइंट, इंक रिप्लेनिशमेंट, सक्शन रिफिल या रिप्लेसेबल रिजर्वोयर, प्रोटेक्शन, रिप्लेसेबल कवर या रिट्रैक्टेबल पॉइंट। रिट्रैक्टेबल पॉइंट अपने टिचुक टिचुक जिनको बोलते हैं वो वाले पेन में जो होता है उसे रिट्रैक्टेबल पॉइंट कहते हैं। पॉकेट पोजीशन पॉइंट अप या पॉइंट डाउन। मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक्स बनाने के बाद में हम कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ यह मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक्स दिखाई गई है और यह कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। इसमें जो भी ऑप्शंस यानी पैरामीटर्स के जो सॉल्यूशंस आपस में कंपेटिबल होंगे उन्हें हम 1 से डिनोट कर देंगे, इनकम्पेटिबल होंगे उन्हें 0 से डिनोट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो डिसीजन एरियाज थे, पैरामीटर्स थे और उनके सॉल्यूशंस को हमने यहाँ लिख लिया है। जैसे पहला हमारा डिसीजन एरिया था इंक ट्रांसफर,
तो उसके जो सॉल्यूशन थे उन्हें लिखा हमने A1, A2, निब एंड बॉल पॉइंट। इसी तरह इंक रिप्लेनिशमेंट के जो सॉल्यूशंस थे उन्हें लिखा B1, B2, सक्शन रिफिल एंड रिप्लेसेबल रिजर्वोयर। प्रोटेक्शन के जो सॉल्यूशंस थे रिप्लेसेबल कवर एंड रिट्रैक्टेबल पॉइंट। पॉकेट पोजीशन डिसीजन एरिया के सॉल्यूशंस थे पॉइंट अप एंड पॉइंट डाउन। उसी तरह हम कॉलम में सॉल्यूशंस को वापस लिखेंगे A1 एंड A2, B1 एंड B2, C1 एंड C2, D1 एंड D2। अब हम देखेंगे कि जो A1 है वो A1 से कैसे रिलेट कर रहा है, A1 A2 से कैसे रिलेट कर रहा है, A1 B1 से कैसे रिलेट कर रहा है, A1 B2 से, A1 C1 से, A1 C2 से, A1 D1 से, A1 D2 से। तो चूंकि इंक ट्रांसफर हमने अगर A1 चूज कर लिया तो दूसरा या A1 और A2 का कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इस सेल को ब्लैंक छोड़ा है। देन A1 का अगर B1 से करें कि अगर किसी इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में निब हो, देन हम क्या B1 यानी सक्शन रिफिल यूज कर सकते हैं। तो निब के साथ हम सक्शन रिफिल यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने कंपेटेबल है, फिजिबल है, तो इसे हमने 1 से डिनोट कर दिया। निब के साथ रिप्लेसेबल रिजर्वोयर हो सकता है, तो हमने इसे भी 1 से डिनोट कर दिया। निब के साथ रिप्लेसेबल कवर हो सकता है, तो हमने इसे भी 1 से डिनोट कर दिया। निब के साथ रिट्रैक्टेबल पॉइंट नहीं हो सकता, तो इसे हमने 0 से डिनोट किया है। निब वाले पेन, इस तरह के जो पेन होते हैं वो निब वाले पेन। देन निब के साथ पॉइंट अप पोजीशन यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो इसलिए ये कंपेटिबल है और इसे हमने 1 से डिनोट कर दिया। निब के साथ पॉइंट डाउन पोजीशन यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इन ग्रेविटी के कारण ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, तो हम पॉइंट डाउन नहीं यूज कर सकते, तो इसीलिए इसे 0 से डिनोट कर दिया। तो इस तरह A2 का B1 के साथ देखेंगे, A2 का B2 के साथ देखेंगे, A2 का C1 के साथ देखेंगे, A2 का C2 के साथ देखेंगे, A2 का D1 के साथ देखेंगे, A2 का D2 के साथ देखेंगे। तो हमने पाया कि A2 और B1 यानी बॉल पॉइंट अगर हो और सक्शन रिफिल यूज करें तो हम नहीं कर सकते। बॉल पॉइंट पेन में हम सक्शन रिफिल नहीं यूज कर सकते, यानी सक्शन के द्वारा रिजर्वर को भरना, ऐसा हम नहीं कर सकते, तो ये इनकम्पेटिबल है, इसलिए हमने 0 से डिनोट किया है। बॉल पॉइंट में हम रिप्लेसेबल रिजर्वर यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ये कंपेटिबल है, तो 1 से डिनोट करते हैं। उसी तरह बॉल पॉइंट में हम रिप्लेसेबल कवर यूज कर सकते हैं, तो 1। बॉल पॉइंट में हम रिट्रैक्टेबल पॉइंट यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कंपेटिबल है, तो 1 से डिनोट कर दिया। बॉल पॉइंट में पॉइंट अप पोजीशन रख सकते हैं 1, पॉइंट डाउन भी रख सकते हैं, तो इसे भी 1 से डिनोट कर दिया। देन फिर हम नेक्स्ट डिसीजन एरिया के जो सॉल्यूशंस हैं उनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो B1 का C1 के साथ, क्योंकि B1 का A1 के साथ तो यहाँ हो ही गया है, तो B1 का C1 के साथ देखेंगे, C2 के साथ देखेंगे, D1 के साथ देखेंगे, D2 के साथ देखेंगे। तो हम देखते हैं कि सक्शन रिफिल अगर हम यूज करें तो हम रिप्लेसेबल कवर यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो कंपेटिबल 1। सक्शन रिफिल के साथ हम रिट्रैक्टेबल पॉइंट यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो 1। सक्शन रिफिल के साथ हम पॉइंट अप यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, पॉइंट डाउन कर सकते हैं, तो इन्हें 1 से डिनोट कर दिया। इसी तरह देखेंगे कि B2 यानी रिप्लेसेबल रिजर्वोयर अगर हम चूज करते हैं तो क्या रिप्लेसेबल कवर यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो 1 से डिनोट। रिट्रैक्टेबल पॉइंट यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो इसे भी 1 से डिनोट कर दिया। देन B2 का D1 और D2 के साथ रिलेशन देखेंगे, तो B2 यानी रिप्लेसेबल रिजर्वोयर का पॉइंट अप रख सकते हैं, यस रख सकते हैं, रिप्लेसेबल रिजर्वोयर के साथ पॉइंट डाउन रखा जा सकता है, यस, तो इन्हें भी हमने 1 से डिनोट कर दिया। इसी तरह C1 और C2 का D1 और D2 के साथ देखेंगे, B1 और B2 के साथ ऑलरेडी चूंकि हो रखा है तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। जब हम कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स बना चुके होते हैं तो उसके बाद में हम इस कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स से कॉम्बिनेशंस के सेट बनाते हैं, जैसे A1, B1, C1, D1 हो सकता है, A1
B2 C1 D1 हो सकता है, A1 B1 C2 D1 हो सकता है, A1 B1 C1 D2 हो सकता है। तो इस तरह हम डिफरेंट जो भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन्हें बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ लिस्ट आउट किए हैं, तो कॉम्बिनेशंस को लिस्ट किया जाता है A1 B1 C1 D1, A1 B2 C1 D1, A1 B1 C2 D1, A1 B1 C1 D2 एंड सो ऑन। जब हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को लिस्ट आउट कर लेते हैं, देन हम कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स से उन्हें चेक करते हैं कि ये सेट्स फिजिबल हैं या नहीं, कंपेटिबल हैं या नहीं, तो इनका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो हम देखेंगे A1 B1 कंपेटिबल है क्योंकि 1 A1 B1, A1 C1 कंपेटिबल है 1, A1 D1 कंपेटिबल है 1, देन B1 C1 B1 एंड C1 कंपेटिबल है, B1 D1 देन B1 D1 कंपेटिबल है, देन C का देखेंगे C1 D1 कंपेटिबल है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो A1 B1 C1 D1 कॉम्बिनेशन सेट बना है, यह फिजिबल है, कंपेटिबल है। तो इसे फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर हम ये देखें A1 B1 C2 D1, तो हम देखेंगे A1 B1 कंपेटिबल है, A1 C2 कंपेटिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कंपेटिबल नहीं होगा, इसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने जो भी कंपेटिबल नहीं है, इनकम्पेटिबल सॉल्यूशंस या कॉम्बिनेशंस हमें मिले, उन्हें हमने अंडरलाइन से शो कर दिया है। तो इस तरह कंपेटिबल मैट्रिक्स से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के सेट बनाए जाते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उनमें से फिर हम चेक करते हैं कि कौन से कंपेटिबल हैं या नहीं। जो इनकम्पेटिबल होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है और कंपेटिबल सॉल्यूशंस के सेट्स को हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रख लेते हैं, उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है। तो इस तरह एनालिसिस ऑफ इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज मेथड का प्रयोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या प्रोडक्ट के डिजाइन में किया जाता है। आशा है आपको AIDA मेथड समझ में आ गया होगा। अब आप इस सवाल को खुद से करके देखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान किए जाने वाले इंटरकनेक्टेड डिसीजन एरियाज का एनालिसिस मेथड के बारे में समझाइए। इसमें आप बताएंगे AIDA मेथड क्या है और एक एग्जाम्पल लेकर आप इसे समझाएंगे। तो एग्जाम्पल आप छोटा सा इंक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का ले सकते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, फिर उसके स्टेप्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।